हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल और आज हमारा 11th ओसी का जो चैप्टर 2 है उसका एक लास्ट पार्ट करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। काफ़ी कुछ हमने 11th ओसीएम में अभी तक सीख लिया है ना। चैप्टर नंबर 2 में कि इंटरनल ट्रेड क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, हमने होलसेल ट्रेड सीखा, हमने रिटेल ट्रेड सीखा, रिटेल ट्रेड के भी आपने टाइप्स सीखे है ना, काफ़ी कुछ सीख लिया। अभी फाइनली जो आपका लास्ट टॉपिक होता है इस ओसीएम का, इस चैप्टर का, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड को हम फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ क्या करती है, ट्रेड करती है। ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग कर रही है। और ये हम लोग आज से नहीं कर रहे, बहुत सालों से। लाइक ब्रिटिशर जब कंट्री में आए थे, 200 साल उन्होंने राज किया, उसके पहले से हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, है ना। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ क्या कर रही है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रही है। अभी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में फ़र्क क्या होता है। इंपोर्ट का मतलब होता है कि जब इंडिया, लेट से इंडिया दूसरे कंट्री से कुछ बाय कर रही है ना, खरीद रही है। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जब इंडिया दूसरे कंट्री को क्या कर रही है, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रही है। अभी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम क्यों दूसरे कंट्री के साथ बाइंग और सेलिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा इंटरनेशनल रिलेशन अच्छा होता है। ओके, वर्ल्ड में अपने कंट्री की जीडीपी बढ़ती है। जीडीपी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 में सिखाया हुआ है। देश की नेशनल इनकम बढ़ती है ना, देश का ग्रोथ होता है, देश का डेवलपमेंट होता है। तो देश के डेवलपमेंट के लिए हमें इंटरनेशनल ट्रेड करना पड़ता है। हमारे गुड्स के बारे में दूसरे कंट्री को पता चलता है, दूसरे कंट्री के बारे में जो भी उनकी कल्चर है, उनकी जो चीज़ें हैं वो हमारे कंट्री में आती है। जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, है ना, अमेज़ॉन, ये सब चीज़ें आज क्यों आ पाई है, बिकॉज हम दूसरे कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। इसके लिए इंटरनेशनल ट्रेड कंट्री में क्या है, बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा वर्ल्डली रिलेशन हो, हमारी कंट्री डेवलप हो, ग्रो करे, है ना, हमारे कंट्री में भी वो सारे फैसिलिटीज़ मिले। ठीक है, ओके। तो अब हमें इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ने क्या वाले हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। आप सीखोगे कि जब आप इंपोर्ट करते हो या एक्सपोर्ट करते हो तो उसका प्रोसीजर क्या है, स्टेप्स क्या है। ओके, अभी आप सोचोगे मैम हम लोग ये सब क्यों सीख रहे हैं। लेट से फॉर एग्जांपल फ्यूचर में आप में से कोई बिजनेस करे, है ना, और आपको ऐसा मौका मिले कि आपको कुछ एक्सपोर्ट करना है या आपको कुछ इंपोर्ट करना है, तो आपको अभी से ही पता होना चाहिए कि उसके स्टेप्स क्या है, कैसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं गुड्स या सर्विसेज, या कैसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो हमें प्रॉपर हम उस चीज़ का क्या पढ़ने वाले हैं, आज के लेक्चर में स्टेप्स पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अपना जो पहला कॉन्सेप्ट होगा वो हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड पे होने वाला है। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब हम दूसरे कंट्री को गुड्स बेच रहे हैं, हमारी कंट्री सेल कर रही है। तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम उसमें क्या प्रोसीजर को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपको इसमें टोटल 4 स्टेज पढ़ने हैं। कितने स्टेज पढ़ने हैं, 4। क्या क्या स्टेज है, एक होता है प्रिलिमिनरी स्टेज, एक होता है प्री शिपमेंट स्टेज, शिपमेंट स्टेज एंड पोस्ट शिपमेंट स्टेज। ओके, सबसे पहले जो स्टेज होता है प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी का मतलब होता है कि इस टाइम पे ये बेसिक फंक्शन है जो हमें करना पड़ेगा। इस बेसिक फाउंडेशन के बिना आप गुड्स बेच ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसको प्रिलिमिनरी बोलते हैं, लाइक एक नेसेसरी, कि इसके बिना आप एक्सपोर्ट का प्रोसेस सोच ही नहीं सकते, है ना। तो प्रिलिमिनरी के अंदर आपको 2 चीज़ें करनी होती है।
प्रिलिमिनरी स्टेज में आपको क्या करना है, दो चीज़। पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देख लो, आ जाते हैं हम अपने प्रिलिमिनरी स्टेज पे, एक्सपोर्ट प्रोसीजर का पहला पॉइंट, प्रिलिमिनरी स्टेज का। पहले हमें क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। जो एक्सपोर्ट कर रहा है उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोर्टर। क्या बोलोगे आप उसको, एक्सपोर्टर। तो अब कोई पर्सन जब एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो हमारे लिए कौन है, वो हमारे लिए एक्सपोर्टर है। तो एक्सपोर्टर को क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है अपनी इंडिया में, क्योंकि इंडिया से हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहले आपको इंडिया से परमिशन लेना पड़ेगा कि क्या हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये कुछ 3 जगह है जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। पहला आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का क्या लेना पड़ेगा, सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट नंबर आपके पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट है तो ही आप क्या बनते हो, एलिजिबल बनते हो कि हाँ हम आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम आगे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो पहला आपके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड टू ऑब्टेन, ये सब ये अथॉरिटी के नाम हैं। इनसे आपको क्या मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी से पैन नंबर लेना पड़ेगा, परमानेंट अकाउंट नंबर, क्योंकि आप अपने इंडिया से क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपको इनकम जनरेट होगी। तो आपको इनकम टैक्स, जो कंट्री में आप जिस गवर्नमेंट को क्या करते हो, इनकम टैक्स भरते हो, तो वहाँ से भी आपको क्या लेना पड़ेगा, पैन नंबर, एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ओके। उसके बाद अदर अथॉरिटी जैसे ईपीसी, इससे आपको लेना पड़ेगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इनसे भी परमिशन लेना है। और जीएसटी अथॉरिटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्योंकि आप गुड्स या सर्विसेज क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो। तो ये सारे अथॉरिटी में पहले आपको आपके बिजनेस को क्या करना है, रजिस्टर करना है, और इन सबको आपको बताना है कि हम ये सब चीज़ें क्या करने वाले हैं, एक्सपोर्ट। ओके। तो प्रिलिमिनरी का सबसे पहला स्टेज क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सेकेंड स्टेज है, अब जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और आपने सोचा कि मुझे लेट से रशिया में कुछ एक्सपोर्ट करना है और आपका पहली बार है, तो आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। आपको रशिया में किसी एजेंट को क्या करना पड़ेगा, हायर, जो आपकी मदद करेगा उस कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए। डायरेक्टली एक्सपोर्ट आप नहीं कर सकते, बिकॉज़ वहाँ का क्या कंडीशन है, वहाँ पे कैसे लोग हैं, कैसे डिमांड करेंगे, उसके लिए आपको पहले उस कंट्री का एक एजेंट जो एक्सपर्ट है मार्केटिंग और ये सेलिंग करने में, उसको आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो प्रिलिमिनरी में सेकेंड चीज़ क्या होगा कि आपको क्या करना है, एक एजेंट अपॉइंट करना है। सो आफ्टर रजिस्ट्रेशन द एक्सपोर्टर अपॉइंट एजेंट, जिसको आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बोलते हो अब्रॉड। इंडिया का एजेंट नहीं होगा, वो अब्रॉड का एजेंट होगा, क्योंकि आपको दूसरे कंट्री में वो गुड्स बेचना है। तो उस कंट्री का आपको कोई सेल रिप्रेजेंटेटिव ढूंढना पड़ेगा जो आपकी मदद करेगा उस गुड्स को उस कंट्री में सेल करने के लिए। ओके। तो ये दो चीज़, या फिर अगर समझो आप एक्सपर्ट हो, आपको पता है कि एक्सपोर्ट कैसे करना है, तो आप उस कंट्री में अपना खुद का एक सेल्स ऑफिस भी ओपन कर सकते हो। अगर आपको नॉलेज है कि कैसे अपना ऑफिस ओपन करना है, लेकिन अगर आपका कुछ स्टार्टअप टाइप है, आपको एक्सपोर्ट कर रहे हो पहली बार, तो आपको एजेंट अपॉइंट करके करोगे तो वो बेटर होता है। ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज, कि पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड देन एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा। जैसे ही हम ये स्टेज ख़त्म कर देते तो हमारा प्रिलिमिनरी स्टेज क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर हम हमारे सेकेंड स्टेज पे आते हैं। सेकेंड स्टेज जो होता है इसको हम बोलते हैं प्री शिपमेंट। क्या बोलोगे आप इसको, प्री शिपमेंट। प्री शिपमेंट का मतलब होता है कि अभी ऑब्वियसली बात है, नॉर्मली हम शिप के थ्रू क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करते हैं।
बल्क गुड्स होता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स होता है, तो वो शिप के थ्रू ही दूसरे कंट्री क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो शिप में गुड्स रखने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें और करनी है वो आपको इसमें लिखना है। प्री मतलब एक्सपोर्ट होने से पहले आपको क्या क्या करना है ना। तो पहला तो आपके पास ऑर्डर आना चाहिए। ऑर्डर के बिना आप एक्सपोर्ट कैसे करोगे, है ना। तो आप पहले अपने एजेंट को अपॉइंट करके बोलोगे कि लेट से आप ना बैग्स सेल करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप अपने एजेंट को बोलोगे कि ये मेरी कंपनी का बैग है और ये हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अब वो एजेंट क्या करेगा, उस कंट्री से पहले ऑर्डर रिसीव करेगा और वो फिर एक्सपोर्टर को बताएगा कि ये ऑर्डर आपको मिला है ना। तो पहला आपको ऑर्डर मिलेगा। जैसे ही आपको ऑर्डर मिल गया, अब आपको बनाना पड़ेगा एक एलसी, और वो आप नहीं बनाओगे, जिनसे ऑर्डर मिला है। देखो, आप एक्सपोर्टर हो और आपसे जो गुड्स खरीदेगा वो क्या बन गया, वो बन गया इम्पोर्टर, है ना। एक्सपोर्टर का काम क्या है कि वो गुड्स क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। वो किसको सेल कर रहा है, वो इम्पोर्टर को सेल कर रहा है, बराबर। अब ऑब्वियसली बात है, इन दोनों के बीच में फ्री में तो काम हो रहा नहीं है, इम्पोर्टर को पैसे भरने पड़ेंगे, है ना। लेकिन ऑन द स्पॉट कभी भी इम्पोर्टर पैसे भरता नहीं है। तो एक्सपोर्टर क्या करेगा, इम्पोर्टर को रिक्वेस्ट करेगा कि आप एक काम करो, आप अपने बैंक को बोलो एक एलसी बनाने को। एलसी क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। मतलब कि ये एक्सपोर्टर को लेटर में लिखा हुआ रहेगा कि एक्सपोर्टर ने इतना गुड्स इम्पोर्टर को बेचा है और इम्पोर्टर 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद पेमेंट कर देगा। लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा हुआ रहता है कि कितने मंथ्स के बाद पूरा पेमेंट इम्पोर्टर एक्सपोर्टर को कर देगा। तो ये एक प्रूफ रहता है, एलसी एक प्रूफ होता है कि जो बेचा है उसके पैसे फ्यूचर में मिल जाएंगे, और अगर पैसे नहीं मिले तो एक्सपोर्टर फिर उस इम्पोर्टर पे क्या कर सकता है, केस कर सकता है। तो एलसी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और वो बैंक के थ्रू बनाना होता है। तो जैसे ही ऑर्डर आ जाता है तो एक्सपोर्टर क्या करता है, इम्पोर्टर को रिक्वेस्ट करता है कि आप क्या करो, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करो, है ना, फ्रॉम इम्पोर्टर्स बैंक। जिससे क्या होगा, आपका इजीली जो भी रेस्ट्रिक्शंस ये सब है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। कभी कभी फॉरेन एक्सचेंज में रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं कि कन्वर्ट नहीं हो पाता रुपीज़ डॉलर में या ऐसा। तो जैसे ही एलसी पास हो जाता है तो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शंस भी सारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही एलसी का रिक्वेस्ट किया, ऑर्डर मिल गया, एलसी हो गया। अब एक्सपोर्टर को क्या चाहिए, अब उसको पैसे चाहिए। पैसे क्यों चाहिए, क्योंकि यार सारे गुड्स को हमें क्या करना है, प्री शिपमेंट करना है, गुड्स अरेंज करना है, फिर उसको शिप में डालना है। शिप में डालने के टाइम पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को पास करना होता है। तो इसके लिए वी नीड फंडिंग, वी नीड पैसा, है ना। तो हमें अभी क्या अरेंज करना है, प्री शिपमेंट फाइनेंस। छोटे मोटे खर्चे करने पड़ेंगे ना, एक्सपोर्ट के भी तो खर्चे होते हैं, तो वो सारे खर्चों के लिए वी नीड फंडिंग। तो हम या तो बैंक से लोन ले लेंगे या कोई इन्वेस्टर ढूंढेंगे या फिर खुद के पास जो पैसा है वो यूज़ करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, प्री शिपमेंट फाइनेंस। तो एक्सपोर्टर क्या ले लेगा, प्री शिपमेंट फाइनेंस ले लेगा फ्रॉम हिज बैंक। फाइनेंस का मतलब पैसा, कि शिपमेंट करने के लिए जो भी पैसों की ज़रूरत है वो बैंक से ले लेगा। जैसे ही अब उसके पास पैसे आ गए, एलसी ये सब कुछ मिल गया, अब गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। पहले ही गुड्स का प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होता है, पहले आपको परमिशन लेनी पड़ती है, पहले आपके पास ऑर्डर आना चाहिए। जैसे ही आपके पास ऑर्डर आ गया, जैसे ही आपके पास एलसी इशू हो गया, जैसे ही आपके पास फाइनेंस अरेंज हो गया, अब आप गुड्स को क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। गुड्स को प्रोड्यूस कर दिया, फिर गुड्स का प्रॉपर पैकिंग किया जाता है। पैकिंग भी एकदम अच्छे से करना होता है, क्योंकि वो आपको दूसरे कंट्री भेजना है ना। तो उसका पैकिंग इस तरीके से होना चाहिए कि गुड्स ख़राब नहीं हो जाए या स्पॉइल नहीं हो जाए या कुछ फट नहीं जाए, ठीक है, जिससे नुकसान फिर एक्सपोर्टर का, बराबर। तो आपको प्रोडक्शन के बाद प्रॉपर पैकेजिंग करना है। प्रोडक्शन कौन करेगा, ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर।
वो प्रोडक्शन करेगा एंड देन एक्सपोर्टर बेचेगा। कभी कभी एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है। ओके, तो हमने पैकिंग कर लिया। पैकिंग करने के बाद एक चीज़ है जो आपको हमेशा लेनी पड़ेगी, वो है ECGC कवर। क्या बोलोगे आप इसको? ECGC कवर। ECGC का मतलब होता है एक्सपर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन। ये कंपनी का नाम है जिसमें आप है ना इंश्योरेंस लेते हो। आप अपने गुड्स का क्या लेते हो? इंश्योरेंस लेते हो। अब ये इंश्योरेंस क्यों किया जाता है? लेट से फॉर एग्जांपल ट्रांजिट के टाइम पे, ट्रांजिट मतलब जब आपका गुड्स आपकी जगह से शिप में जा रहा है और शिप से वो कंट्री में पहुंच रहा है, और वो टाइम पे अगर आपका गुड्स ख़राब हो जाता है ना, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल इम्पोर्टर ने समझो आपको पैसे नहीं दिए, ठीक है, इम्पोर्टर ने बोला उसके पास पैसे ही नहीं है, तो अब एक्सपोर्टर को तो नुकसान हो गया। तो अब एक्सपोर्टर क्या कर सकता है? जो भी उसको नुकसान हुआ है उसका 90% ऑफ पैसा वो क्या कर सकता है? क्लेम कर सकता है। लेट से उसको 10 लाख का नुकसान हो रहा है क्योंकि इम्पोर्टर ने मना कर दिया, है ना, उसके पास पैसे नहीं है, तो एक्सपोर्टर को 10 लाख का 90% वापस से मिल सकता है अगर उसने ये ECGC में इंश्योरेंस ले लिया होगा। तो ECGC कवर के बाद फिर आपको कुछ GST फॉर्मेलिटी, अपने कंट्री का जो GST टैक्स फॉर्मेलिटीज़ होता है वो सब आपको क्लियर करना पड़ेगा, बिकॉज आप इस कंट्री से गुड्स बना के फिर सप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ इस कंट्री का आपको GST फॉर्मेलिटी को पूरा करना है। फिर उसके बाद आपको लेना है मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है कि जिस शिप से आपका गुड्स इस कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है और बीच में लेट से शिप को कुछ हो गया, शिप डूब गया, मतलब कुछ भी इशू हुआ, तो अगर आपने उसका इंश्योरेंस लेके रखा है तो उसका भी आपको लॉस का पैसा क्या हो जाएगा? क्लेम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको प्री शिपमेंट में करनी होती है। जैसे ही आप ये सारे इंश्योरेंस ले लेते हो, GST फॉर्मेलिटी कर लेते हो, अब आपको एजेंट से आपके गुड्स को क्या करवाना है? क्लियर। अभी ये जो एजेंट है ना, ये वो एजेंट नहीं है जो आपने अपॉइंट किया है, ये इस इंडिया का CNF एजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, कस्टम ऑफिसर जिनको स्पेशली बोला जाता है। तो ये कस्टम ऑफिसर वाले आपके गुड्स को क्लियर करवाते हैं कि हाँ आपका गुड्स एकदम प्रॉपर है और आप अभी इस गुड्स को क्या कर सकते हो? शिप में डाल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इन एक्सपोर्ट ट्रेड CNF एजेंट को हम क्या बोलते हैं? कस्टम हाउस एजेंट। ओके, और ये एजेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके गुड को फॉरवर्ड करने के लिए। समझो फॉर एग्जांपल आपके सारे फॉर्मेलिटी हो गए, लेकिन जो कस्टम ऑफिसर है उसको मान नहीं रहा है वो फॉरवर्ड करने के लिए, तो वहाँ पे ही आपका शिपमेंट रुक जाएगा, आप गुड्स शिप में डाल ही नहीं पाओगे। तो इनका क्लियरेंस मिलना इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड स्टेज हो गया जिसको हम क्या बोलेंगे? प्री शिपमेंट। ये सारे फॉर्मेलिटी होने के बाद तीसरा स्टेज होता है शिपमेंट। शिपमेंट मतलब अब हम गुड्स को शिप में डाल सकते हैं। तो गुड्स को शिप में डालने के लिए पहले आपको डॉक्यूमेंट सारे प्रोसेस करने हैं। जो भी कस्टम का एजेंट है जो गुड्स को फॉरवर्ड करेगा, उसके पास आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं और वो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली प्रोसेसिंग करेगा। डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने के बाद गुड्स का एग्जामिनेशन होता है, सब चेकिंग होता है, उनके पास मशीन होती है कुछ जिससे वो लोग सारे गुड्स को एग्जामिन करते हैं कि कहीं कुछ इलीगल सामान तो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है ना, ये सब चेक करने के लिए, ठीक है। तो देखो, द CNF एजेंट ऑब्टेन कार्टिंग ऑर्डर फ्रॉम PTA। PTA का मतलब क्या होता है? पोर्ट ट्रस्ट अथॉरिटी, टू कार्ट गुड्स इनसाइड द डॉक्स। जैसे ही गुड्स एग्जामिन हो जाता है फिर हम लोग क्या करते हैं? काट मतलब पूरा स्टॉक को शिप में डालना चालू करते हैं एंड देन गुड्स का लोडिंग होना चालू होता है। जब गुड्स लोड हो रहा होता है तो कस्टम्स एग्जामिनर एक रिसीट देते हैं जिसको बोलते हैं लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। ये आपको एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है कि आप अभी एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्या मिलेगा आपको? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। एंड देन एजेंट को मिलेगा लेट शिप ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर प्रिवेंटिव ऑफिसर।
ये मेन ऑफिसर होता है जो एक लेटर दे देगा कि अभी आप शिपमेंट के लिए रेडी हो, है ना। तो ये सब आपका क्या हो गया, शिपमेंट के टाइम पे मतलब समझ लो सब अप्रूवल मिलेगा, डॉक्यूमेंट प्रोसेस होगा, गुड्स एग्जामिन होगा, एजेंट फिर ये लेटर ऑब्टेन करेगा। ये सब होने के बाद शिपमेंट मतलब गुड्स लोड हो चुका है, शिप में क्या हो गया, गुड्स लोड हो गया और अभी वो दूसरे कंट्री के लिए निकल गया और वहाँ पे समझ लो पहुँच भी गया होगा। पहुँचने के बाद जो लास्ट स्टेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट शिपमेंट। मतलब अब उस कंट्री में वो गुड्स पहुँच चुका है, शिप पहुँच चुका है, अब उसके बाद क्या, अब उसके बाद वहाँ पे जैसे ही पहुँचते हैं तो आपको लेना है शिपमेंट एडवाइस। शिपमेंट एडवाइस क्या होता है कि एक्सपोर्टर एक शिपमेंट एडवाइस बेचता है इंपोर्टर को और उनको इन्फॉर्म करता है कि आपका गुड्स डिस्पैच हो चुका है। ओके, डिस्पैच मतलब गुड्स निकल चुका है हमारी कंट्री से, उसको बोलते हैं शिपमेंट एडवाइस। और साथ में वो पैकेजिंग लिस्ट, कमर्शियल इनवॉइस मतलब जितने भी बिल है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, वो भी साथ में इंपोर्टर के लिए भेजता है ताकि इंपोर्टर वो सबको साइन करे एंड देन प्रॉपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ट्रेडिंग हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट सारे प्रेजेंट किए जाते हैं बैंक्स को। ठीक है, फिर रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स। इसका मतलब क्या होता है कि लेट से आपने कुछ टैक्स भरा होगा तो गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, एक्सपोर्ट पे आपको कुछ इंसेंटिव्स देती है, सब्सिडी देती है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंसेंटिव मांग सकते हो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सब्सिडी चाहिए। ये सब होने के बाद फिर फाइनली आप ले लेते हो फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब क्या होता है, रिव्यू, कि क्या सब कुछ प्रॉपरली, गुड्स एकदम प्रॉपर है, डॉक्यूमेंट सब कुछ प्रॉपर हो गया, वो सबका फॉलोअप ले लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पूरा हम क्या कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, तो ये था आपका एक्सपोर्ट का प्रोसीजर, ऐसे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, सेम आपको इंपोर्ट में भी करना है। इंपोर्ट में भी आपको 3 है, प्रिलिमिनरी है, लेकिन अभी शिपमेंट के जगह पे यहाँ पे प्री इंपोर्ट आ जाता है, यहाँ पे इंपोर्ट स्टेज होता है और पोस्ट इंपोर्ट होता है ना। इसमें भी सेम, प्रिलिमिनरी में पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अभी इसमें देखो, आप अभी इसमें ना इंपोर्ट कर रहे हो, है ना। तो इंपोर्ट जब कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है आप एजेंट अपॉइंट करोगे नहीं, आप एक्सपोर्टर के साथ इसमें नेगोशिएशन करोगे। नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है कि प्राइस थोड़ा सा कम ज़्यादा, डिलीवरी शेड्यूल के बारे में बात करोगे, है ना, कितने टाइम के लिए, कितना टाइम दे रहे हो पेमेंट के लिए, 4 महीना 5 महीना, तो ये सब चीज़ों की बात होगी, है ना। जब हम इंपोर्ट करते हैं, अभी जब आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो इंपोर्टर को भी पहले रजिस्ट्रेशन करना है और इंपोर्टर अभी क्या करेगा, ये सब टॉपिक्स पे डिस्कस करेगा एक्सपोर्टर से कि कितना प्राइस होने वाला है, कब डिलीवरी आ जाएगी, है ना, कितना टाइम दे रहे हो पैसा रीपे करने के लिए, पैसा पे करने के लिए, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगे। तो ये सब चीज़ों का क्या होगा, नेगोशिएशन होगा, किसमें, प्रिलिमिनरी में। अब इंपोर्टर का प्री इंपोर्ट स्टेज क्या होगा, प्री इंपोर्ट मतलब अब हम इंपोर्ट का अप्रूवल मिलने से पहले क्या क्या करना है। तो इसमें पहले आपको कोटा सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। कोटा सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है कि आपको इंपोर्ट करना है ना, तो क्वांटिटी कितना आप इंपोर्ट कर सकते हो उसका पहले आपको परमिशन लेना पड़ता है। लेट से आप सिर्फ 100 बैग ही इंपोर्ट कर सकते हो तो उसको बोलते हैं कि आपको क्या मिला है, कोटा सर्टिफिकेट मिला है ऑफ 100 बैग्स। तो आपको पहले क्वांटिटी कितना आप इंपोर्ट कर सकते हो उसका आपको क्या लेना है, सर्टिफिकेट। जैसे ही सर्टिफिकेट मिल गया फिर वही आपको फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस करना पड़ेगा फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि आपको पेमेंट करना है, आप इंपोर्टर हो, आपको पेमेंट करना है। तो ऑब्वियसली बात है, लेट से आप यूएस में हो और आपको पेमेंट करना है इंडिया में, है ना,
तो आपको डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कन्वर्ट करने के लिए, या फिर समझो आप इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको रुपीज़ को डॉलर में अगर कन्वर्ट करना है तो अपनी कंट्री की जो सेंट्रल बैंक है, अपने कंट्री की सेंट्रल बैंक होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इनसे आपको फॉरेन करेंसी का क्लियरेंस लेना पड़ेगा। जैसे ही क्लियरेंस मिल जाता है तो आप ऑर्डर प्लेस करते हो, फिर एलसी बनाते हो, क्योंकि एक्सपोर्टर इंपोर्टर को बोलता है कि एलसी बनाओ, तो एलसी बनता है। एलसी बनने के बाद फिर वो सेम चीज़ है कि आपके इधर भी वो कस्टम एजेंट रहेगा और शिपमेंट एडवाइस ये सब आपको मिलेगा। ये पॉइंट एकदम सेम है जो आपने इसमें पढ़ा है, एक्सपोर्टर के पॉइंट्स में पढ़ा है। ये आपका क्या हो गया, प्री इंपोर्ट हो गया। फिर आपके पास इंपोर्ट आ गया, गुड्स इंपोर्ट हो चुके हैं, तो अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट सब मिलेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, बिल ऑफ लीडिंग, पैकिंग लिस्ट, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास एक्सपोर्टर से आएंगे। ये डॉक्यूमेंट मिलने के बाद एक बिल ऑफ एंट्री होता है, जो CNF एजेंट होता है वो एक बिल बनाता है जिसको हम बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं, जिसमें सारे डिटेल्स रहते हैं कि आपके पास कितने पैकेज आए हैं, उसका पूरा डिटेल इसके अंदर लिखा हुआ रहता है। गुड्स की क्वालिटी लिखी हुई रहती है, गुड्स का प्राइस लिखा हुआ रहता है, उसको हम बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं। फिर बिल ऑफ एंट्री के बाद एक डिलीवरी ऑर्डर भी मिलता है। डिलीवरी ऑर्डर मतलब एक प्रूफ रहता है कि हाँ इंपोर्टर के पास गुड्स सारे आ चुके हैं, है ना। और फिर कस्टम क्लियरेंस, सेम अभी इंपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी कोई कस्टम का ऑफिसर होगा जो गुड्स को पूरा चेक करेगा, है ना, पूरा एग्जामिन करेगा, एंड देन कस्टम ऑफिसर से वो गुड्स क्या हो जाएगा, क्लियर। ये हो गया हमारा इंपोर्ट स्टेज। इंपोर्ट होने के बाद अपना क्या है, पोस्ट इंपोर्ट। अब पोस्ट इंपोर्ट में इंपोर्टर को ये सारी चीज़ें भरनी होती है, पेमेंट करना होता है, जैसे पोर्ट ट्रस्ट ड्यू, जो भी वो पोर्ट वाले हैं जो जिन्होंने गुड्स को हमारे तक पहुंचाया है उनका ड्यू पेमेंट, कस्टम ड्यूटी भरना होता है। कस्टम ड्यूटी वो कस्टम ऑफिसर को उनका टैक्स भरना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ता है, फ्रेट भरना पड़ता है। फ्रेट मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है जो पे करते हैं। फिर एक्सपोर्टर को पेमेंट करना होता है ना, इंपोर्टर ने खरीद लिया, अब उसको क्या करना है, एक्सपोर्टर को पे करना है। तो पोस्ट इंपोर्ट में ये सारी चीज़ों का हमें क्या करना होगा, पेमेंट। एंड देन फाइनली जैसे ही ये सब पेमेंट हो जाता है, डॉक्यूमेंट का एग्जामिन हो गया, गुड्स का एग्जामिन हो गया, फाइनली इंपोर्टर एक फॉलोअप दे देता है एक्सपोर्टर को कि सब कुछ एकदम सही है, क्वालिटी सही है, एवरीथिंग इज़ ओके, परफेक्ट। एंड देन इससे इंपोर्ट अपना ख़त्म, एक्सपोर्ट अपना ख़त्म। ओके, तो ये होते हैं हमारे कुछ स्टेजेस, है ना, इंपोर्ट के और एक्सपोर्ट के। आपके कॉलेज में ये वाले आंसर्स आपको 10-10 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं या 8-8 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं। ये दोनों इस चैप्टर का सबसे बड़ा आंसर है। ओके, सो विद दिस आवर चैप्टर इज़ डन। आपका चैप्टर नंबर 2 पूरा ख़त्म होता है। सो हमने अपना चैप्टर 1 और चैप्टर 2 OCM का ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर 3। ओके, और इको का भी हम जल्दी स्टार्ट करेंगे विद चैप्टर नंबर 3। आई होप आपको OCM का ये सेकेंड चैप्टर पूरा क्लियर हो गया रहेगा। सो थैंक यू सो मच।